टिल दैट पॉइंट? वहाँ तक सब कुछ समझ आ गया है? किसी को कोई डाउट? ओपरॉन हमने स्टार्ट करना था आज। हाँ जी बेटा। यस गाइस। यस मैम। ओके हाँ जी, कुछ डाउट है बच्चे? नो मैम। Okay, fine. Okay, everyone. So we were being saying about this Operon model in the previous session, right? Start किया था जैकब एंड मोनाट का ये Operon model हमने, right? So Operon model से start करेंगे. Operon model ने क्या define किया था? That we study about, right, gene regulation. कि हमने ये कहा था कि हमें basically gene expression को regulate करना है जो prokaryote में हम सिर्फ 2 levels पे कर सकते हैं, right? That whether the first level is being the transcription or you can do it during the translation. तो हम बेस्ट कहाँ पर करते हैं? ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हम बेसिकली क्या करेंगे? इसका लेवल रेगुलेट करेंगे. दिस इज द वन पॉइंट वेयर वी डू द रेगुलेशन, राइट? दिस इज द बेस्ट रेगुलेशन लेवल एज वेल, राइट? अब थोड़ा सा लैक ओपरॉन आई होप सबको ध्यान होगा, राइट? थोड़ा बहुत ध्यान है 12th का? Yes, ma'am. Good. Okay guys, so operon model में हम क्या कहते हैं? operon model is the one which is having the regulator gene, promoter gene, operator gene and structural gene present together. तो ये 4 सेट ऑफ जीन्स को हम एक साथ लेके चलते हैं, जिसमें सबसे मेन हमारे पास रेगुलेटर जीन होता है, बिकॉज रेगुलेटर जीन ही डिफाइन करेगा कि कैसे और किस लेवल पे हम रेगुलेट करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को, राइट? So the first thing that we are going to start with today, right, is basically the concept called as the lac operon, राइट? और बहुत ध्यान से अब ये समझना है कि लैक ओपरॉन क्या है और कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द लैक्टोज कैटाबोलिज्म ओपरॉन. ये कैटाबोलिस्टिक ओपरॉन है जहां हम लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म पढ़ने वाले. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटाबॉलिज्म? क्या पढ़ने वाले? लैक्टोज का ब्रेकडाउन या इसका सिंथेसिस? Breakdown. Actually breakdown. Good. एकदम Right, breakdown. And it is the first operon which is being studied. फर्स्ट ओपरॉन टू बी स्टडीड, राइट? यही है हमारे पास, राइट? दैट इज द लैक ओपरॉन, लैक्टोज कैटाबोलिज्म ओपरॉन. अब इस ओपरॉन का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो जीन्स की अब लोकेशन बहुत अच्छे से याद रखनी है, राइट? तो 1 स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अनदर स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम. सबसे पहला जो हमने यहाँ पर जीन पढ़ा था इज कॉल्ड आई जीन, राइट? विच इज द रिप्रेसर जीन. इसको हमने नाम दिया रिप्रेसर जीन और कॉल्ड आई जीन, राइट? वी डिफाइन इट एज द आई जीन, राइट? आई जीन का अपना खुद का प्रमोटर है और जो इसका अपना खुद का प्रमोटर है उसे नाम दिया पीआई, राइट? आई जीन का अपना प्रमोटर विच इज बीइंग कॉल्ड एज द पीआई. उसके बाद वी हैव द जनरल प्रमोटर, राइट? दिस इज द पी जीन, राइट? पी जीन हमारे पास कौन सा है? विच इज कॉल्ड एज द प्रमोटर जीन, राइट? प्रमोटर जीन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आया ऑपरेटर, राइट? तो ओ इज कॉल्ड एज द ऑपरेटर जीन. और फिर उसके बाद हमारे पास आए स्ट्रक्चरल जीन. और स्ट्रक्चरल जीन में 3 जीन्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं 3? एनीवन रिमेंबर? राइट, वी से Z, Y एंड A. ये हमारे पास 3 जीन्स हैं, राइट? जो कॉन्स्टिट्यूट किसको करेंगे? स्ट्रक्चरल जीन को. समझ आया पॉइंट? राइट. अब इसमें से हमने कहा बच्चे एक एक का मैं फंक्शन बताती चली जाऊंगी, कौन क्या करने वाला है, राइट? अब कैसे काम होगा दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, लेकिन पहले कौन क्या करने वाला है पहले वो समझेंगे. तो आई जीन इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन. रिप्रेसर प्रोटीन बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है जीन विच इज कॉल्ड एज द आई जीन. P gene is the binding site of RNA polymerase, right? ये binding site है RNA polymerase की, तो RNA polymerase enzyme की, right? binding site है which is being called as the P gene. O gene हमारे पास है which is the operator gene, right? operator gene जिसे हम कहते हैं it is the binding site of रिप्रेसर प्रोटीन. यहाँ पर कौन बाइंड करता है? रिप्रेसर प्रोटीन, जो किसने बनाया है? आई जीन ने बनाया है. उसकी बाइंडिंग हम करते हैं ओ जीन पे. Z is responsible for synthesis of beta galactosidase enzyme, right? तो beta galactosidase enzyme which is called E1, right? अभी आगे सबके फंक्शंस आएंगे तो एक एक करके बताऊंगी जब काम आएगा. अभी सिर्फ मेन इनके रोल क्या है वो पढ़ रहे हैं.
Y is responsible for synthesis of permease enzyme, that is E2, permease की synthesis. A is responsible for synthesis of trans-acetylase enzyme, right? The trans-acetylase enzyme E3. तो ये तीन एंजाइम ZYA बनाने का काम इसी वजह से इन्हें स्ट्रक्चरल जीन का, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक एंजाइम्स. पी जीन हमारे पास प्रमोटर है जो बाइंडिंग साइट है आरएनए पॉलीमरेज का. ओ ऑपरेटर है जिसमें रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड करेगा. आई जीन रिप्रेसर जीन है जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, राइट? तो ये हमारे पास ओवरऑल लैक ओपरॉन है. अब कैसे काम करता है ये, तो वो स्टार्ट करते हैं इन द टू कंडीशन. पहली कंडीशन जब लैक्टोज बहुत मिनिमम कंसंट्रेशन में है, और दूसरी कंडीशन जब लैक्टोज बहुत मैक्सिमम कंडीशन में, राइट, हायर कंडीशन में है, राइट? तो फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर लेके चलेंगे. नोट हो गया ये वाला सबका? Yes, ma'am. Fine. So condition 1 is when lactose is either absent, या तो absent है, or in minimum concentration in nutrient medium. न्यूट्रिएंट मीडियम में मिनिमम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट. उस टाइम पे ओपरॉन कैसे चलता है, राइट? हाउ द ओपरॉन फंक्शन एट दैट टाइम. और ये मेजॉरिटी टाइम है, मतलब मेजर टाइम आपको यही कंडीशन मिलने वाली है, राइट? तो हाउ द ओपरॉन वर्क इन दिस कंडीशन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, एंड दिस इज द कंडीशन वेयर वी स्टडी नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ओपरॉन. अब यही हमें पढ़ना है बच्चे, नेगेटिव रेगुलेशन का मीनिंग क्या है. ये जो वर्ड है नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ओपरॉन, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, राइट? सो अब ध्यान से देखेंगे इसमें नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब और कैसे हम इसे स्टेट करें. इन दिस ये हमारे पास ओवरऑल 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. आई जीन का बेटा अपना खुद का प्रमोटर है PI, ये P जीन, ये O, ये Z, Y, A, राइट? अब देखो इस PI के ऊपर बाइंड कौन करा? RNA पॉलीमरेज. इसका आगे आई जीन का क्या करा दिया? ट्रांसक्रिप्शन. और क्या बन गया? mRNA. तो गो फॉर ट्रांसक्रिप्शन और mRNA बना दिया इसने. mRNA ने बेसिकली आगे प्रोसेस किया, दैट इज ट्रांसलेशन. और ट्रांसलेशन करके इसने प्रोटीन सिंथेसाइज कर दिया विच इज कॉल्ड एज द रिप्रेसर प्रोटीन. एंड रिप्रेसर प्रोटीन इज अ टेट्रामर. ये कैसा प्रोटीन है जिसमें 4 यूनिट्स है, दैट्स व्हाई वी नेम इट एज टेट्रामर. टेट्रामर मींस इसकी 2 यूनिट्स जो हैं वो ऑपरेटर बाइंडिंग यूनिट हैं, जो इसको ऑपरेटर से बाइंड कराती हैं, और जो इसकी 2 यूनिट्स हैं ये बेसिकली इंड्यूसर बाइंडिंग यूनिट्स. सो द 2 यूनिट्स आर operator binding units and 2 units are inducer binding units in the repressor protein. तो it's a tetramer protein, right? एक tetramer protein है जिसमें 4 units हमारे पास present है. तो 2 हमने कहा operator से bind करेंगी और 2 inducer से bind करेंगी. Now, with the help of the operator binding unit, this repressor go and bind to the operator. ये operator से जाके bind हो गया रिप्रेसर प्रोटीन. जैसे ही बेटा रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड होता है, ये प्रमोटर में कन्फर्मेशनल चेंज कर देता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज आता है वो इस पे अटैच नहीं हो पाता, इनहिबिट हो जाता है अटैचमेंट आरएनए पॉलीमरेज. अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से अटैच नहीं हो पाया तो आगे का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. No transcription of structural gene. Structural gene का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा.
अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो नो E1, E2, E3 सिंथेसिस, इनका सिंथेसिस भी आगे नहीं होगा। और अगर इनका सिंथेसिस भी आगे नहीं हुआ क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, आगे E1, E2, E3 का सिंथेसिस नहीं हुआ, तो ओपरॉन किस स्टेट में है बेटा? स्विच ऑफ में है, स्विच ऑन में है? स्विच ऑफ। Switch off. Very good. Right. So we can simply say that the operon is in the switch off state. Right. इसका मतलब ओपरॉन से बने एक प्रोटीन ने खुद ही अपने ओपरॉन के स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन रोका। इसीलिए मैं इसे नाम क्या दूंगी प्रोसेस को? नेगेटिव रेगुलेशन। पॉइंट समझ आया? राइट. व्हाई वी नेम इट एज नेगेटिव रेगुलेशन? राइट. सो वी से दैट repressor protein synthesized by LAC-I gene itself switch off the transcription of structural gene define negative regulation. अगर ओपरॉन से बना हुआ प्रोटीन, ध्यान सब समझना, अगर ओपरॉन से बना हुआ प्रोटीन स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाता है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। अगर ओपरॉन से बना हुआ प्रोटीन स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है तो उसे कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। याद रहेगा पॉइंट? यस गाइस। मैम। यस मैम। बोलो बच्चे। तो ओपेरॉन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? ओपरॉन का मतलब असेंबली ऑफ जीन्स, 4 जीन्स की एक साथ असेंबल करना सिस्टम में। राइट. और वो 4 जीन्स कौन कौन से हैं? रेगुलेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, राइट, प्रमोटर जीन एंड ऑपरेटर जीन। इन चारों की असेंबली को आप एक नाम देते हो विच इज कॉल्ड ओपरॉन। ओके मैम। ठीक है. राइट. अब यहाँ पर बच्चे रिप्रेसर प्रोटीन की बाइंडिंग टू ऑपरेटर जीन कॉज कन्फर्मेशनल चेंज। किसमें कन्फर्मेशनल चेंज हुआ? किस साइट में कन्फर्मेशनल चेंज हुआ है बेटा? इन प्रमोटर। राइट, प्रमोटर साइट विच इनहिबिट द बाइंडिंग, जिसकी वजह से किसकी बाइंडिंग इनहिबिट हो गई? इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर। और वो इनहिबिट होने की वजह से इसने क्या कर दिया? इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ structural. Is this point clear to everyone? अब समझ आया मैकेनिज्म? तो अगर मैं कहूँ हमेशा ओपरॉन किस स्टेट में रहेगा, then I say operon will always remain in the state of negative regulation. ओपरॉन हमेशा नेगेटिव रेगुलेशन के स्टेट में रहेगा। yes or no? Point clear? यस। राइट. Yes, तो पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पे। कंडीशन 2। yes everyone. नाउ अब कंडीशन ये कहती है हमारे पास कि चलो लैक्टोज नहीं था तो ठीक है, आपने एंजाइम नहीं भी बनवाए E1, E2, E3 तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये तीनों एंजाइम का ना काम एक है। अभी सिर्फ इतना समझना, E1, E2, E3 बनाना हमें इसी वजह से है ताकि हम लैक्टोज का ब्रेक डाउन करके उससे ATP बनवा सकें। मेन काम यही है। राइट. अब लैक्टोज अवेलेबल नहीं था तो ठीक है, E1, E2, E3 नहीं भी बन रहे तो सेल को कोई दिक्कत नहीं हुई। सेल ने कहा ठीक है चल जाएगा काम यार, आगे चला लेते हैं, लैक्टोज क्योंकि है ही नहीं अवेलेबल। तो व्हाई टू मेक दिस ओपरॉन इन एन ऑन मोड, इसको ऑफ में ही रखते हैं। एनर्जी भी कम लगेगी क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, ऑब्वियसली सेल का इनपुट बच जाएगा ATP का। तो अब लेकिन कंडीशन ये आई कि जब मेरे पास लैक्टोज, व्हेन लैक्टोज, is abundant,
or in maximum concentration or higher amounts in nutrient medium. न्यूट्रिएंट मीडियम में लैक्टोज का अमाउंट बहुत ज्यादा है और लैक्टोज बहुत अबंडेंट है, राइट। अब पॉइंट आता है अब क्या किया जाए, व्हाट टू बी डन नाउ, राइट। अब हम ऐसा क्या करें, राइट, कि अब इस ओपरो, क्योंकि अगर लैक्टोज अबंडेंट है तो सेल को उसकी जरूरत है ना, राइट। अच्छा बताओ लैक्टोज क्या करेगा सेल के अंदर, इज इट वर्किंग एज अ फूड सोर्स, क्या सेल के लिए एक फूड सोर्स का काम करेगा, यस और नो, राइट मैम। लैक्टोज हमारे पास क्या है, फूड सोर्स ही तो है, सेल को, बैक्टीरियल सेल को क्यों चाहिए, क्योंकि उसको एज अ फूड ही अवेलेबल हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है वैसे भी। तो जब लैक्टोज अबंडेंट है तब सेल क्या करता है, तब उसकी हमें अब कंडीशन पढ़नी है, तो अब ध्यान से समझना है। दिस इज द सेल एंड दिस इज द न्यूट्रिएंट मीडियम। अब न्यूट्रिएंट मीडियम में लैक्टोज के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, high concentration of lactose is there in the nutrient medium. Now see over here, ये हमारे पास ओपरॉन जो स्विच ऑफ स्टेट में है ही, काम नहीं कर रहा है क्योंकि आईजीन अपना प्रोडक्शन कर रहा है बड़े आराम से रिप्रेसर प्रोटीन का। राइट, अब प्रोसेस ध्यान से देखना, जो लैक्टोज बाहर प्रेजेंट है ये बहुत कम अमाउंट में लेकिन थोड़ा थोड़ा एंटर होता रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से लैक्टोज अंदर जाता रहता है, लेकिन डिफ्यूजन का प्रोसेस हम जानते हैं बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो वी कैन नॉट गारंटी कि लैक्टोज बहुत अच्छे अमाउंट में इससे अंदर चला जाएगा, राइट। लेकिन उतना अमाउंट आ जाता है जो ओपरॉन को ऑन करते, राइट, जो ओपरॉन को स्विच ऑन करते उतना अमाउंट प्रोड्यूस हो जाता है, मींस उतना अमाउंट अंदर एंटर कर जाता है, राइट। अब वो कैसे फंक्शन करता है दैट वी हैव टू सी। हमारे पास यहाँ आरएनए पॉलीमरेज जैसे पहले बाइंड हुआ वैसे ही बाइंड हुआ, नो प्रॉब्लम इन दैट। इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन करके ये हमने रिप्रेसर प्रोटीन बना दी, राइट। ये हमारे पास रिप्रेसर प्रोटीन बन गया, राइट। तो दिस इज द रिप्रेसर प्रोटीन। अब जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन बना ना, तो रिप्रेसर प्रोटीन के पास आपको एक साइट याद हो तो मैंने अभी बोला था, दो साइट किसकी है, इंड्यूसर बाइंडिंग, और दो साइट कौन सी है, ऑपरेटर बाइंडिंग, राइट। जो लैक्टोज अंदर आता है स्मॉल अमाउंट में, दैट लैक्टोज वर्क एज इंड्यूसर, वो काम करता है इंड्यूसर की तरह और जाके इसकी इंड्यूसर बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो जाता है, लैक्टोज बाइंड ओवर इट, राइट। तो हमने कहा लैक्टोज बाइंडिंग at inducer binding site of repressor protein, रिप्रेसर प्रोटीन की इंड्यूसर बाइंडिंग साइट पे लैक्टोज की जो बाइंडिंग हो गई है हमारे पास, राइट, कॉज कन्फर्मेशनल चेंज, किसमें कन्फर्मेशनल चेंज कर देगा, इन ऑपरेटर बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। अगर रिप्रेसर प्रोटीन के बेटा ऑपरेटर बाइंडिंग साइट पे कन्फर्मेशनल चेंज हो गई तो रिप्रेसर प्रोटीन डू नॉट एबल टू बाइंड टू ऑपरेटर, राइट। दिस इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ, किसकी बाइंडिंग इनहिबिट हो जाएगी, इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ, यस आंसर करके जाओ साथ साथ, रिप्रेसर प्रोटीन टू कहाँ बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर। अब बताओ अगर ऑपरेटर फ्री है, ऑपरेटर पे बाइंडिंग नहीं हुई, क्या प्रमोटर का कन्फर्मेशनल चेंज होगा, क्या No, प्रमोटर पे कन्फर्मेशनल चेंज होगा, नो। क्या प्रमोटर पे बड़े आराम से अब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा, और अगर आरएनए Yes, पॉलीमरेज बाइंड कर गया तो आगे मूव भी करेगा, मींस अब स्ट्रक्चरल जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। एंड इफ ट्रांसक्रिप्शन अकर तो हमारे पास एमआरएनए बनेगा, और वो एमआरएनए कैसा होगा,
पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA, क्योंकि हम जानते हैं प्रोकैरियोट के अंदर पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA बनता है। तो अब ये नहीं समझना है कि ZYA से 3 अलग अलग mRNA बनेंगे, नो, एक ही mRNA में 3 सिस्ट्रॉन जाएंगे। कौन कौन से? ये हमारे पास किसका गया? सिस्ट्रॉन Z। ये कौन सा आ गया हमारे पास? सिस्ट्रॉन Y। याद है स्ट्रक्चर पहले ही बनाए थे हमने ऐसे। फिर हमारे पास कौन सा आ गया? सिस्ट्रॉन A, और आगे और पीछे 5 प्राइम 3 प्राइम UTR, राइट। ये mRNA आ गया सिंगल, एक ही बना। अब मैंने इनका क्या करा दिया? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कराया तो क्या बनेगा बताओ? सिस्ट्रॉन Z से E1, सिस्ट्रॉन Y से E2, सिस्ट्रॉन A से E3 सिंथेसिस अकर। नाउ टेल मी, ओपेरॉन स्विच ऑन और स्विच ऑफ? मैम स्विच ऑन। स्विच ऑन, वेरी गुड। तो ओपेरॉन किस मोड में आ गया हमारे पास? स्विच ऑन मोड, राइट। और ये स्विच ऑन नेगेटिव रेगुलेशन की वजह से आया, पॉजिटिव रेगुलेशन से आया, या इंड्यूसिबल रेगुलेशन से आया? ये कौन सी रेगुलेशन से आया? 3 ऑप्शन है आपके पास, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल। पॉजिटिव तो नहीं हुआ ना? क्या ओपेरॉन ने कोई प्रोटीन ऐसा बनाया जिसने स्विच ऑन किया इसको? नो। किसने किसने ये काम कराया इसको स्विच ऑन करने का? इंड्यूसर ने। और इंड्यूसर ओपेरॉन का यूनिट है या आउटसाइडर यूनिट है? आउटसाइडर यूनिट। आउटसाइडर। मीनिंग क्लियर? सो वी सिंपली से दैट दिस इज मैम गोइंग टू बी दी, हाँ जी बेटा। मैम जो रिप्रेसर प्रोटीन है, तो जब वो स्विच ऑफ, जब हम कंडीशन 1 लेके चल रहे थे, हाँ, जब लैक्टोज नहीं था तो फिर वो जाके ऑपरेटर पे बाइंड कर रहा था, उसकी वजह से स्विच ऑफ हो गया। इसमें हम ये कह रहे हैं कि जब रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो बाइंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे लैक्टोज बाइंड कर गया वहां पे इंड्यूसर बाइंडिंग साइट पे, इसीलिए हाँ, और सेकंड कंडीशन में। बिल्कुल बिल्कुल इसी वजह से। ठीक है मैम। ठीक है, एवरीवन गॉट दिस थिंग नाउ? समझ आया पॉइंट? अब कंसेप्ट आता है E1 E2 E3 बन चुके हैं। अब ये E1 E2 E3 क्या करते हैं, राइट? देखो, E2 का क्या नाम बताया था? परमिएज एंजाइम। ये क्या करेगा? एनहांस परमिएबिलिटी ऑफ, किसकी परमिएबिलिटी बढ़ा देगा? लैक्टोज, यस, इनसाइड द सेल। सेल के अंदर लैक्टोज की परमिएबिलिटी बढ़ा देगा, राइट, इनटू द सेल वाटर, राइट। कैसे बढ़ाएगा परमिएज एंजाइम? ये खुद क्या बन जाएगा? इट वर्क एज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एज अ कैरियर, और ये न्यूट्रिएंट मीडियम से सेल के अंदर किसको मूव करा देगा? लैक्टोज। अगर ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज अंदर आएगा तो क्या मेरे पास लैक्टोज जितना अंदर आएगा उतना ज्यादा मेरे पास ओपेरॉन स्विच ऑन में रहेगा या स्विच ऑफ में रहेगा? जितना लैक्टोज अंदर आएगा ऑन में, क्योंकि ओपेरॉन किस स्टेट में रहेगा? इंड्यूसिबल स्टेट, राइट। तो ये तो रोल हो गया हमारे पास E2 का। अब जब लैक्टोज अंदर आ चुका है तो लैक्टोज है क्या हमारे पास? इट्स अ डाइसैकेराइड, बट लैक्टोज से तो मुझे एनर्जी चाहिए ना, बैक्टीरियल सेल को एनर्जी डिराइव करनी है, एटीपी चाहिए, तो डाइसैकेराइड को पहले किसमें ब्रेक करना पड़ेगा? सिंपलर यूनिट में। तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन कौन करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम कौन है हमारे पास? E1। इसने इसको किस में ब्रेक करा दिया? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। मीनिंग क्लियर हुआ, राइट? तो E2 का काम क्या था? परमेबिलिटी बढ़ाना। E1 का काम क्या था? कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज के ब्रेकडाउन को कैटलाइज करना। ग्लूकोज और गैलेक्टोज कहाँ एंटर हो गए? दे एंटर फर्स्ट इन द ग्लाइकोलिसिस, देन दे एंटर इन द लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में एक एंजाइम होता है, अगर याद हो तो, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। लिंक रिएक्शन क्या होती है? जब पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनाते हो। और जब आपको मैंने पढ़ाया था पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, उसमें बताया था उसके 3 एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम वर्क करते हैं। उसी में से एक एंजाइम होता है ट्रांस एसिटाइलेज। तो ट्रांस एसिटाइलेज वर्क ओवर हियर, दैट इज E3। और लिंक रिएक्शन कराने के बाद क्रेब्स साइकिल करा के फाइनली ETS के थ्रू किसकी सिंथेसिस कराते हैं?
ATP. So E3 is responsible to increase ATP synthesis from solubilized units. Solubilized unit से ATP की synthesis को बढ़ाने के लिए कौन responsible है हमारे पास? E3. That is transacetylase. Meaning clear? Right? So this is the function of 3 enzymes, guys, which are working. And finally, अब इस ओपरॉन की वजह से, इसके स्विच ऑन होने की वजह से वी कैन सी कि हमने लैक्टोज का बड़े आराम से ब्रेक डाउन करा दिया और सेल ने लैक्टोज से एनर्जी भी डिराइव कर ली. क्लियर? राइट? कैन आई से लैकोप्रोन इज नेगेटिव इंड्यूसिबल ओपरॉन? अगर मैं नाम दूं इसे, लैकोप्रोन को कलेक्टिव नेम, नेगेटिव इंड्यूसिबल ओपरॉन. मीनिंग क्लियर? नोट हो गया यहाँ तक सबका? Yes guys, completed है? Yes, ma'am. Fine. Okay guys, so अब इसी में ही last statement that we say lactoferrin is studied as negative inducible operon. Right, that is under negative regulation by LAC-I gene. LAC-I gene की वजह से negative regulation में and induced to switch on by lactose, who is the natural inducer. ये पॉइंट याद रखना है, नीट का रिपीटेड क्वेश्चन है. नेचुरल इंड्यूसर ऑफ लैकोप्रोन इज लैक्टोज. गलती नहीं होनी चाहिए इसमें. पॉइंट क्लियर? मैम, मैम नेगेटिव रेगुलेशन क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि बेटा लैक-आई जीन ने इसको रोक के रखा हुआ था ना, स्विच ऑफ कर रखा था. लैक-आई जीन ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया था जिसकी वजह से स्विच ऑफ स्टेट में था और उसी के बाद आपका लैक्टोज ने इसको इंड्यूस कर दिया टू मूव इन अ स्विच ऑन स्टेट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव इंड्यूसिबल. राइट, कंप्लीट यहाँ तक बचा पॉइंट. राइट, सो कंप्लीट है लैकोप्रोन अच्छे से. अब हमारी एनसीईआरटी ने लैकोप्रोन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया. लास्ट में बस एक पैरा में स्टेटमेंट डाल दी है और वो स्टेटमेंट थोड़ा सा परेशान करती है. इसकी पूरी डिटेलिंग तो आपके सिलेबस में नहीं है. अगर एम्स अलग से होता तो ज़रूर क्वेश्चन आता उस पर, लेकिन अब एज सच नीट ने कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है. बट उसकी बस एक लाइन ज़रूर आपको याद रखनी है, दैट इज लैकोप्रोन कैन ऑल्सो वर्क अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन. कैसे करता है आपको नहीं पढ़ना, और ये चीज अब अच्छे से सुन भी लो और ध्यान भी रखना. पॉजिटिव रेगुलेशन अगर क्वेश्चन में आ भी जाए और अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द रेगुलेशन मैकेनिज्म इन लैकोप्रोन, ऑप्शन में नेगेटिव भी है, ऑप्शन में पॉजिटिव भी है, आप आंसर नेगेटिव लेके चलोगे क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है. राइट, ये जनरल मैकेनिज्म है इसका. इट्स अ जनरल मैकेनिज्म. नेगेटिव रेगुलेशन इसका जनरल मैकेनिज्म है जो होता है. पॉजिटिव रेगुलेशन ओनली एंड ओनली व्हेन ग्लूकोज इज वेरी लो इन कंसंट्रेशन. अगर क्वेश्चन ग्लूकोज को कंसिडर करता है
तब सिर्फ पॉजिटिव रेगुलेशन, वो भी अगर देखा जाए पूरे बैक्टीरिया के लाइफ में 1% टाइम में ऐसा होने का चांस है, अदरवाइज ये चांस नहीं है। इसीलिए हमेशा आपको याद रखना है कि लैकोप्रोन इज अंडर नेगेटिव इंड्यूसिबल रेगुलेशन, राइट, इट इज स्टडीड एज नेगेटिव इंड्यूसिबल ओपरॉन। पॉजिटिव रेगुलेशन में ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगा ओनली एंड ओनली व्हेन ग्लूकोज इज इन लो कंसंट्रेशन, राइट, जब हमारे पास कंडीशन ये है कि ग्लूकोज मिनिमम है एंड लैक्टोज मैक्सिमम है, सिर्फ उस कंडीशन में ये काम होगा, अदरवाइज ये काम नहीं होगा, पॉजिटिव रेगुलेशन नहीं चलेगा, राइट। इसीलिए आपको पॉजिटिव रेगुलेशन याद करने की जरूरत नहीं है, राइट, क्लियर। बस इतना याद रखना है कि पॉजिटिव रेगुलेशन अगर कभी पूछ लेता है और कंडीशन में पूछ ले कौन सा बायो मेटाबोलाइट होना चाहिए लो कंसंट्रेशन में, तो आंसर आपका ग्लूकोज आएगा, दैट्स इट। मैम अगर दोनों ऑप्शन हो तो बोथ का ऑप्शन हो, नेगेटिव रेगुलेशन नहीं, बोथ भी नहीं सेलेक्ट करना, नेगेटिव रेगुलेशन, बोथ आएगा ही नहीं पहली बात तो, और अगर आ भी जाता है तो यू हैव टू सिलेक्ट ओनली नेगेटिव रेगुलेशन, नेगेटिव इंड्यूसिबल रेगुलेशन। पॉजिटिव हम सिर्फ कंडीशन मेंशन करते हैं तभी सेलेक्ट करते हैं, वरना नहीं करते, ठीक है, समझ आ गया सबको? लैकोप्रोन क्लियर बच्चा, आगे बढ़ जाओ। यस गाइस, अंडरस्टूड? कोई पॉइंट इसमें? एनी स्पेसिफिक डाउट टिल हियर? Okay then. Now let's move to the next one, that is trip-operon. TRP, trip-operon. बहुत simple है ये भी. Tryptophan anabolism operon. इसका मतलब ये ओपरॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रिप्टोफैन के बनने के लिए या ब्रेक होने के लिए? बनने के लिए, एग्जैक्टली, सिंथेसिस के लिए। लैकोप्रोन है बेटा कैटाबॉलिक ओपरॉन, डिफरेंस से समझते जाना। ट्रिपोपरॉन है एनाबॉलिक ओपरॉन। ट्रिपोपरॉन का काम है ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस कराना, लैकोप्रोन का काम है लैक्टोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाना, राइट। ट्रिपोपरॉन एज सच एनसीईआरटी में नहीं गिवन, राइट, लेकिन इससे क्वेश्चन क्योंकि पहले एक आध बार नीट में आ चुका है, इसी वजह से राइट ट्रिपोपरॉन पढ़ना है आपको, इतनी डिटेलिंग भी इतनी नहीं पढ़नी इसकी, राइट। लैकोप्रोन तो खैर मोर डिटेल्ड है इसके कंपैरेटिवली, राइट। तो अब स्टार्ट करेंगे ट्रिपोपरॉन के साथ, राइट, बिगिन करें। रेडी एवरीवन? नाउ इन दिस वी हैव दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें हमने पहला जीन लिया आर जीन, आई जीन नहीं आर जीन, नाम थोड़े से चेंज कर देंगे, राइट। इसका अपना प्रमोटर पीआर, राइट। आर जीन इज रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन हम इसे कहते हैं। देन आगे प्रमोटर पी, ऑपरेटर सेम वही, और फिर उसके आगे हमारे पास सेगमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, जो हम ओपरॉन में मेनली पढ़ते हैं कि ये चार चीजें हमारे पास होती हैं। स्ट्रक्चरल जीन में 5 जीन है, लैकोप्रोन के स्ट्रक्चरल जीन में सेगमेंट में 3 जीन थे ZYA, इसमें 5 है, राइट। मीनिंग एज ट्रिप ई, बहुत सिंपल नाम है, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी एंड ट्रिप ए। तो 5 हमने ली EDCBA, राइट, वी सिंपली रेफर इट, राइट, EDCBA, राइट, जो हमने यहाँ पर रेफर कर दिया इसको, राइट। तो PR हो गया, R जीन हो गया, P हो गया, O हो गया, और ये हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन हो गए, राइट। अब अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो R जीन PR पे कौन बाइंड करता है हमारे पास? RNA पॉलीमरेज, राइट। ये इसकी नॉर्मल कंडीशन है, सेल में नॉर्मली जो चलता है उसकी बात कर रहे हैं हम। R जीन ने ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA बनाया, mRNA का ट्रांसलेशन किया, और ट्रांसलेशन करके सेम वही जैसे पहले बन रहा था रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। बट बाय डिफॉल्ट दिस रिप्रेसर प्रोटीन इज इनएक्टिव रिप्रेसर कॉल्ड एपोरिप्रेसर प्रोटीन। इसे हम कहते हैं इनएक्टिव रिप्रेसर कॉल्ड एपोरिप्रेसर प्रोटीन।
ये इनएक्टिवेटेड होता है, राइट। ये कंप्लीट रिप्रेसर नहीं है। रिप्रेसर प्रोटीन, कंप्लीट रिप्रेसर प्रोटीन के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे आपको याद हो तो एंजाइम को आप नाम देते हो, एंजाइम कैन बी होलो एंजाइम। होलो एंजाइम को क्या कहते हो? जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है उसका एपो एंजाइम, एक पार्ट होता है उसका कोफैक्टर। अग्रीड एवरीवन? एपो एंजाइम वो पार्ट होता है हमारे पास जो प्रोटीनेशियस होता है, को एंजाइम वो होता है जो बाहर से आके लगता है। यही पढ़ते हो? यस गाइस, एवरीवन रिमेंबर दिस? राइट, सेम Yes, उस ma'am. तरीके से हमने कहा ये रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव है, इसे हमने एपो रिप्रेसर प्रोटीन का नाम दिया है। ये एपो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाता ऑपरेटर्स, राइट। इट इज नॉट एबल टू बाइंड टू ऑपरेटर। नाउ टेल मी, अगर ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसक्रिप्शन के लिए? नो मैम। वेरी करेक्ट, राइट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ कौन बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज, एंड बड़े आराम से आगे मूव करेगा फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। अब अगर ट्रांसक्रिप्शन के लिए मूव करेगा तो स्ट्रक्चरल जीन का जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो लैक ओपरॉन में ट्राई सिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बना था, यहाँ कितने सिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनेगा? पेंटासिस्ट्रॉनिक, 5 सिस्ट्रॉन बनेंगे एमआरएनए के अंदर। अगर स्ट्रक्चरल जीन ये है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में एक क्या आएगा मेरे पास? सिस्ट्रॉन ई, फिर सिस्ट्रॉन डी, सिस्ट्रॉन सी, सिस्ट्रॉन बी एंड सिस्ट्रॉन ए। 5 प्राइम और 3 प्राइम यूटीआर, सो वी हैव पेंटासिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। अब इस पेंटासिस्ट्रॉनिक एमआरएनए का हुआ ट्रांसलेशन। फाइन, ट्रांसलेशन से मेरे पास बना पॉलीपेप्टाइड ई, पॉलीपेप्टाइड डी, पॉलीपेप्टाइड सी, पॉलीपेप्टाइड बी, पॉलीपेप्टाइड ए, जहां पर ई और डी ने मिलके एक एंजाइम बनाया, राइट। आपको इसलिए मैंने बताया था ना, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्या है हमारे पास? 1 mRNA 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, क्योंकि एक एंजाइम के अंदर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड भी कोइंसाइड कर सकते हैं। ये पॉइंट याद है सबको, राइट? तो हमारे पास ई और डी ने एक बनाया एंजाइम 1, सी ने एक बनाया अकेला एंजाइम 2, और इन दोनों ने मिलके फिर बनाया हमारे पास एंजाइम 3। तो कितने एंजाइम बन गए हमारे पास? 3। ये पॉइंट सबको क्लियर? राइट, टेल मी गाइस, ओपरॉन इन अ स्विच ऑन मोड, स्विच ऑफ मोड। ओपरॉन किसमें है? स्विच ऑन। करेक्ट, स्विच ऑन मोड, राइट। अब अगर स्विच ऑन मोड में है, एंजाइम जो बने, ये एंजाइम हेल्प करते हैं ना पाथवे जिसमें क्रॉसमिक एसिड एक 12 रिएक्शन पाथवे से चेंज होता है ट्रिप्टोफैन में, जिसमें ये 3 एंजाइम वर्क करते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंथेसिस किसकी कर दी? ट्रिप्टोफैन की, राइट। इसका मतलब बेटा, अगर मेरे पास ये नॉर्मल कंडीशन में ओपरॉन स्विच ऑन कंडीशन में है, तो बीइंग इन अ स्विच ऑन कंडीशन it always synthesizes these 3 enzymes, and these 3 enzymes will enter into a separate metabolic pathway running in the cell where chrosmic acid get converted into tryptophan, right? point सबको समझ आया? yes everyone, is this point clear to this? यहाँ तक completed है, right? अब क्या मैं इसे पॉजिटिव रेगुलेशन कह सकती हूँ? Can I name it as positive, negative? इनमें से कोई वर्ड कह सकती हूँ मैं? नहीं कह सकते। ना तो हम इसे पॉजिटिव कह सकते हैं, ना हम इसे नेगेटिव कह सकते हैं। ऐसा क्यों बेटा? राइट, पॉजिटिव कहने के लिए आपको मैंने क्या कंडीशन बोली थी कि ओपरॉन से कोई ऐसा प्रोटीन बनना चाहिए जो इसके ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा दे। क्या ओपरॉन ने कोई ऐसा प्रोटीन बनाया? ओपरॉन ने बनाया तो रिप्रेसर ही ना, भले वो बाइंड नहीं हुआ, लेकिन ओपरॉन ने एक्टिवेटर तो नहीं बनाया ना। याद रहेगा मीनिंग?
अगर ओपरॉन किसी एक्टिवेटर को बनाता है और एक्टिवेटर जाके ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेगुलेशन। लेकिन अगर ओपरॉन ने रिप्रेसर बनाया है, भले ही रिप्रेसर बाइंड करे या ना करे, राइट, अगर वो बाइंड कराता और ट्रांसक्रिप्शन रोक देता तो नेगेटिव रेगुलेशन, नहीं बाइंड किया तो हम कहेंगे इट इज नॉट अंडर एनी रेगुलेशन नाउ, अभी किसी भी रेगुलेशन में नहीं, राइट। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस एवरीवन, Yes, पॉइंट ma'am. समझ आ गया सबको, राइट। तो अब देखो, अगर ये हमारे पास प्रोसेस चलता है तो दिस लीड्स टू, ये प्रोसेस अगर नॉर्मली चलता जाएगा बार बार, लीड्स टू ट्रिप्टोफैन formed in excess concentration, right, agreed। इसकी वजह से ट्रिप्टोफैन एक्सेस कंसंट्रेशन में बने, बहुत हाई कंसंट्रेशन में, अबंडेंट अमाउंट में ट्रिप्टोफैन बन जाएगा। अब ट्रिप्टोफैन इतने हाई कंसंट्रेशन में, इतनी अबंडेंट कंसंट्रेशन में अगर बन जाएगा, राइट, तो क्या हर चीज की, जब हम कहते हैं किसी भी चीज की कमी होना अगर अच्छा नहीं है तो उसकी एक्सेस होना भी तो अच्छा नहीं है ना, इज इट फाइन, राइट। मीन्स when tryptophan become in excess, when tryptophan concentration reach beyond optimum, optimum से ज्यादा पहुंच चुका है, that is in excess concentration में पहुंच चुका है, इसका मतलब now tryptophan work as co-repressor। अब बेटा ध्यान से देखना, ट्रिप्टोफैन को-रिप्रेसर की तरह काम करेगा, राइट। अगर टेल मी ट्रिप्टोफैन को-रिप्रेसर की तरह काम करेगा, राइट, तो अब हमारे पास प्रोसेस कैसे चलेगा, नाउ सी, वी से, ये हो गई हमारे पास कंडीशन व्हेन देयर इज एक्सेस ट्रिप्टोफैन, जब ट्रिप्टोफैन एक्सेस कंडीशन में है। तो ये आर जीन था, ये इसका प्रमोटर था, ये पी, ये ओ, और ये हमारे पास स्ट्रक्चरल सेगमेंट, दैट इज ई डी बी, सॉरी सी बी ए। अब अगर हम इसमें से देखें तो हमने ये कहा था कि आर्जीन ने कौन सा प्रोटीन बनाया था बेटा, रिप्रेसर प्रोटीन, बट वो रिप्रेसर प्रोटीन को नाम क्या दिया था मैंने, इनएक्टिव, एंड वी नेम इट एज द एपो रिप्रेसर, राइट। तो अब हमने क्या किया, एपो रिप्रेसर के साथ किसको ज्वाइन कर दिया, को रिप्रेसर, एंड हु इज द को रिप्रेसर, ट्रिप्टोफैन, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, ट्रिप्टोफैन प्रोटीनेशियस है, नॉन प्रोटीनेशियस है, नॉन प्रोटीनेशियस बिकॉज इट्स एन अमीनो एसिड ना, इट्स नॉट अ प्रोटीन, अमीनो एसिड है ये हमारे पास, एंड दिस इज प्रोटीनेशियस एंजाइम। अगर ये दोनों मिल गए तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, होलो रिप्रेसर विच इज एन एक्टिव रिप्रेसर। अब क्या एक्टिव रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर से, दिस इज दी होलो रिप्रेसर। नाउ टेल मी, ओपरॉन किस में जाएगा, ऑन या ऑफ, किस स्टेट में डाल दूं ओपरॉन को, यहां से क्या आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, नो, प्रमोटर में हो गया कंफर्मेशनल चेंज, कंफर्मेशनल चेंज हुआ, इसका मतलब आगे नहीं जाएगा, नो ट्रांसक्रिप्शन फॉलोड विद नो एंजाइम सिंथेसिस। और अगर एंजाइम का सिंथेसिस नहीं हुआ तो ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस stop, right, and operon move it into the switch off state. Yes guys, complete, समझ आया? Can I say this system as feedback repressible system?
Yes, tell me the meaning. ये पॉइंट सबको क्लियर होता है? Why I name it as a feedback repressible system? Yes, guys. मतलब जो पहले हमारे पास रिप्रेसिव प्रोटीन बन रहा है वो इनएक्टिव स्टेट में है, फिर वो पहले एक्टिवेट हो रहा है किसी दूसरे के प्रेजेंस में, एंड देन फिर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। नहीं, फीडबैक का मतलब क्या होता है? ये तो आप ज़ूलॉजी में पढ़ चुके हो, फीडबैक सिस्टम। ये तो रिस्पॉन्स मुझे सही मिलना चाहिए। क्या ओपरॉन से बने प्रोडक्ट ने ही ओपरॉन को ऑफ कराया? यस। यस मैम। ओपरॉन से बना हुआ प्रोडक्ट विच इज अ ट्रिप्टोफैन, जब वो एक्सेस में हुआ उसी ने ओपरॉन को ऑफ कराया, इसी को तो फीडबैक कहते हैं। जब प्रोसेस से बना हुआ प्रोडक्ट ही प्रोसेस को इनहिबिट करता है तो उसे क्या कहते हैं? फीडबैक सिस्टम। अब प्रोसेस से बना हुआ प्रोडक्ट ही उसने प्रोसेस को रिप्रेसिबल मोड में डाल दिया, रिप्रेस कर दिया। लैक्टोज ने प्रोसेस को इंड्यूस किया था कि भाई स्विच ऑन में जाए। यहाँ पर प्रोसेस से बने हुए प्रोडक्ट ने ही प्रोसेस को क्या कर दिया? रिप्रेस कर दिया कि वो किस में चला गया? स्विच ऑफ में। तो सिस्टम को नाम क्या दे दिया हमने? फीडबैक रिप्रेसिबल सिस्टम। मीनिंग क्लियर हुआ? क्लियर है? Yes, ma'am. Right, so that's why we say tripoperon is defined as feedback repressible system because the final product of the operon itself repress the operon functioning when reach in excess concentration. Got this point, everyone? Yes, guys. Completed है यहाँ तक point अच्छे से? Right, that's why we name it as the feedback repressible system. राइट, तो अब मुझे बताओ, लैकोपोरॉन शुरू से हमेशा नॉर्मल कंडीशन में ऑफ में रहेगा, ऑन में रहेगा? लैकोपोरॉन स्टार्टिंग से ऑन कंडीशन में है या ऑफ कंडीशन में? फटाफट से। ऑफ ऑफ में। ऑफ से आपने उसे किस कंडीशन में लाए? ऑन, बिकॉज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ किसकी फंक्शनिंग से? लैक्टोज। इसीलिए उसे नाम क्या दिया था? negative inducible operon. Meaning clear? That's why we name it as negative inducible operon. लेकिन ट्रिप ओपरॉन शुरू से कौन सी कंडीशन में था? ऑन। आप इसको कौन सी कंडीशन में लेके आए? ऑफ। किसकी वजह से? फीडबैक मैकेनिज्म से। इसलिए नाम क्या दिया इसको? फीडबैक रिप्रेसिबल सिस्टम। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. Everyone understood till here? Right, so this is the two type of operon that we need to study in the case of prokaryotes. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay guys. अच्छा, अब इन दो ओपरॉन में आपने देखा हो तो हमने दो टाइप के जीन्स पढ़े। टू टाइप ऑफ जीन्स present in cell, whether it be the eukaryotic cell or it be the prokaryotic cell, चाहे वो कोई भी सेल हो, इन दोनों सेल में दो टाइप के जीन होते हैं। अब जहाँ ओपरॉन के डायग्राम बनाए हैं जरा उसमें देखो, चाहे लैक ओपरॉन था चाहे ट्रिप ओपरॉन था, आई जीन और आर जीन के लिए अपना खुद का प्रमोटर था और आई जीन और आर जीन का कोई रेगुलेटर नहीं था। आई जीन और आर जीन दोनों हमेशा एक्सप्रेस कर रहे थे। यस और नो?
मीनिंग समझ आया? जो हमने ये डायग्राम बनाए हैं, जैसे लैकोप्रोन अगर मैं खोलूं तो लैकोप्रोन में जो आई जीन है आपका, ये आई जीन हमेशा दोनों कंडीशन में काम कर रहा था। इसने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, आर जीन ने एपो रिप्रेसर बनाया, काम करे ना करे लेकिन वो बना रहा। लेकिन वहीं पर ZYA और ट्रिप E2A देखो, राइट, वो अगर सारे जीन्स देखते हो तो वो किसी न किसी कंडीशन में काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन में काम नहीं कर रहे। मीनिंग समझ आता है? यस गाइस। इसका मतलब अगर हम अपनी बॉडी में भी देखें, क्या हमारी बॉडी में हम कहते हैं हर सेल के पास 30,000 जीन है, तो टेल मी गाइस, क्या सारे 30,000 जीन हमारी बॉडी में सेम काम कर रहे हैं हर सेल के अंदर? यस गाइस। क्या आपको हर सेल में एंजाइम मिलेगा, ऐसा प्रोटीन मिलेगा, इंसुलिन? क्या आपको हर सेल में ग्रोथ हार्मोन मिलेगा, हर सेल में थायरॉक्सिन मिलेगा? यस और नो? नो मैम। नो, राइट। अब मैं ये कहूँ, क्या ये कहना ठीक है कि हर सेल के पास 30,000 जीन नहीं है, या ये कहना ठीक है कि हर सेल के पास 30,000 जीन तो है ह्यूमन के अंदर, लेकिन उन हर सेल में हर जीन काम नहीं करता? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? Can I say in every cell there is being the functioning of every gene possible, or I can say in every cell there is a functioning of a specific genes only? हम सेकंड वाली स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड वाली स्टेटमेंट, राइट। अगर मैं कहूँ बेटा, अगर मैं लेट सपोज ये कहती हूँ कि हर सेल के अंदर, राइट, ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है हमारे पास, बिकॉज इन एवरी सेल ऑफ आवर्स 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। अगर हमारी बॉडी के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी के हर सेल के पास 30,000 जीन्स हैं। अब अगर 30,000 जीन्स हर सेल के पास प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर सेल में 30,000 जीन्स से जितने प्रोडक्ट बनने चाहिए सब बनेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इस वजह से हम ये कहते कि हमारी बॉडी का हर सेल सेम फंक्शन कर रहा है, तो उसके लिए ऑर्गन डिफरेंशिएशन की क्यों जरूरत पड़ती? हम क्यों कहते हैं पेप्सिन की सिंथेसिस स्टमक में हो रही है तो वहीं पर हमारे पास, राइट, ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस पिट्यूटरी कर रहा है, थायरॉक्सिन की थायराइड ग्लैंड कर रहा है, इंसुलिन की पेनक्रियास कर रहा है। एक एक को आपने स्पेसिफिक काम दे रखा है ना, राइट। इंसुलिन की सिंथेसिस हमारे बॉडी के हर सेल में तो नहीं हो रही। अगर हर सेल में होती तो डायबिटीज की कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं। समझ आया पॉइंट सबको? राइट। तो इसका मतलब हमारे पास जितने भी जीन्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, आपने उसे दो सेट में डिवाइड करा। एक सेट ऑफ जीन वो है जो एक्सप्रेस करते हैं ऑलवेज इन द सेल, चाहे कोई भी कंडीशन हो, हर सेल में वो हमेशा एक्सप्रेस करेंगे, ऑलवेज एक्सप्रेस करेंगे, राइट। जैसे आपका लैक आई था, जैसे आपका ट्रिप आर है, जैसे हमारी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करने वाले सारे एंजाइम्स जो हैं उनके जो जीन्स हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस एटीपी सिंथेसिस तो आपने हर टाइम कराना है ना। आपने टारगेट तो नहीं दिया कि भाई यही ऑर्गन है जो एटीपी सिंथेसिस करेगा, बाकी कोई ऑर्गन नहीं करेगा। क्या ऐसा कोई टारगेट होता है? नो। हम क्या कहते हैं, एवरी सेल कैन परफॉर्म एटीपी सिंथेसिस। अग्रीड एवरीवन? राइट। तो एटीपी सिंथेसिस करने वाले जो एंजाइम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के जो एटीपी सिंथेसिस करने वाले एंजाइम है, ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या होंगे? जो ऑलवेज एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन क्या इंसुलिन बनाने वाले या बैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम बनाने वाले जीन, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए जीन, ये हमेशा एक्सप्रेस करेंगे? और दे एक्सप्रेस अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? दे एक्सप्रेस ओनली अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन। मीनिंग समझ आया? तो उसी बेसिस पे हमने दो टाइप के जीन्स यहाँ पर बनाए, राइट। वन जीन आर कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। एक जीन मेरे पास आए जो हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव, और कॉल्ड हाउसकीपिंग जीन्स। जैसे हाउसकीपर हमेशा रहना चाहिए घर पे, राइट, वैसे हम इन्हें कहते हैं हाउसकीपिंग जीन्स, राइट। दैट इज द जीन्स विच ऑलवेज express in cell and are never under any regulation. किसी भी रेगुलेशन में ये काम नहीं करते, तो दे आर नेवर अंडर एनी रेगुलेशन। किसी रेगुलेशन में आपको स्पेसिफिकली ये नहीं मिलने वाले, राइट। सो ऑन दैट बेसिस हमने इसमें एग्जाम्पल दिए,
राइट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव और हाउसकीपिंग जीन के, दैट इज लैक आई जीन, ट्रिप आर जीन, glycolytic enzymes, forming genes, gene for ATP synthase enzyme. F1 के अंदर ATP synthase हमेशा चाहिए ना, तभी तो ATP बनाएगा फाइनली, वो तो हमेशा रिक्वायर्ड है, तो इसलिए इन जीन्स को हमने नाम क्या दे दिया, कॉन्स्टिट्यूटिव और हाउस. अब जिनकी रेगुलेशन होगी, जो कभी एक्सप्रेस करेंगे कभी नहीं भी करेंगे, तो दे आर कॉल्ड नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव और कॉल्ड लग्जरी जीन्स. लग्जरी का मतलब जैसे हमारी लाइफ में लग्जरी चीजें हर टाइम तो नहीं होती ना, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव देम, राइट. सो हम कहते हैं ना लग्जरी थिंग्स ऑल नॉट ऑलवेज रिमेन विद यू इन योर लाइफ टाइम. तो सिमिलरली इन्हें हमने नाम क्या दिया, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव और लग्जरी जीन्स. लग्जरी जीन्स कौन से हैं, द जीन्स विच वर्क अंडर particular regulation and their expression, जो उनका expression है, is dependent on specific type of regulation. उनका expression किस पे depend है कि negatively regulate हो रहे हैं या positively regulate हो रहे हैं, तो specific type of regulation, right. Example हम इसके लेके चलें, so we say examples are lac Z, lac Y, lac A, then tryptophan, tripoperon structural genes. Just a second. Tripoperon structural genes and majority genes of eukaryotes, right. एक और लिख लेते हैं, निफ जीन इन राइजोबियम. कौन सा था निफ जीन राइजोबियम में, नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पढ़ा था हमने, नाइट्रोजनेज इंड्यूसिंग फैक्टर जीन. नाइट्रोजनेज, क्या नाइट्रोजनेज हमेशा बनता है राइजोबियम के अंदर? यस गाइस, No, ma'am. नो, क्योंकि नाइट्रोजनेज सिर्फ और सिर्फ कब बनता है सेल में, व्हेन देयर इज बीइंग दी नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब वो बैक्टीरिया में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, जब हमें यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना है, एट दैट टाइम ओनली इट विल बी फॉर्म्ड, अदरवाइज इट वोंट बी फॉर्म्ड. कंप्लीटेड यहाँ तक? Yes, ma'am. कंडीशन क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? सो दिस इज व्हाट वी से इज द टाइप ऑफ जीन, राइट. ये दोनों कैटेगरी अच्छे से ध्यान रखिए, क्लियर, राइट. तो अब ये हमने पढ़ा बच्चा जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में. नाउ मूविंग टू द जीन रेगुलेशन यूकैरियोट. बहुत सिंपल है, यूकैरियोट में ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मैकेनिज्म पढ़ना है उसका. मैकेनिज्म भी नहीं है, रादर एक सिंपल सा वर्ड है बस, राइट, लाइन है बस, वही पढ़ेंगे हम, ज़्यादा कोई डिटेलिंग नहीं है उसमें. And then we will move to the last topic for the chapter, HGP and DNA fingerprinting. Complete यहाँ तक start करें? Right, कोई डाउट ma'am. बचा सबसे पहले यहाँ तक? Any specific doubt to anyone? Clear है? Right, तो ये points बच्चे अच्छे से ध्यान रखने हैं, right, because this is very important to be memorized, right. और उसी के साथ साथ एग्जाम में आते भी हैं, राइट. लैकोप्रॉन से क्वेश्चन तो आपको पता ही है, बहुत आता है एग्जाम में, राइट. सो इसलिए वो मिस नहीं करना है एंड कंप्लीटली उसको अच्छे से याद रखना. सो नाउ मूविंग टू द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन
यूकैरियोट्स। ओके गाइस, अब हमने कहा यहाँ पर कि जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन यूकैरियोट्स में पढ़ना है। तो यूकैरियोट्स में सबसे पहले वी डिफाइन देयर आर दी 5 लेवल्स ऑफ रेगुलेशन। 5 लेवल्स हैं रेगुलेशन के। अब 5 लेवल्स रेगुलेशन के कौन कौन से हैं, दैट वी हैव टू सी फोर्थ, राइट, कि 5 लेवल्स कौन से होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि रेगुलेशन जब हमें करना है तो सबसे पहला लेवल 1 मेरे पास आता है ट्रांसक्रिप्शन। ऑब्वियसली मैं किसको कंट्रोल करूंगी, ट्रांसक्रिप्शन को, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से किसकी सिंथेसिस, एमआरएनए या एचएनआरएनए। टेल मी गाइस, यूकैरियोट्स में किसकी सिंथेसिस होगी, एमआरएनए की या एचएनआरएनए, एचएनआरएनए की, राइट, क्योंकि हमारे पास यूकैरियोट्स में एमआरएनए डायरेक्टली नहीं बनता ना, पहले क्या बनाते हो, हेट्रोजिनस आरएनए, राइट, फिर उसके बाद उसको चेंज किसमें करते हो, एमआरएनए में। तो लेवल 1 क्या हो गया कि आप ट्रांसक्रिप्शन पे रुको। लेट अस सपोज आपने ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल नहीं किया तो आप किस लेवल पे चलोगे, लेवल 2। एंड लेवल 2 से दैट यू हैव टू कंट्रोल द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को रोको। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में मेनली किसको रोकना है हमें, स्प्लाइसिंग, क्योंकि स्प्लाइसिंग ही रिस्पॉन्सिबल है जिससे हम एचएनआरएनए को किसमें कन्वर्ट करते हैं, एमआरएनए, फंक्शनल एमआरएनए। तो हमने कहा चलो पहले अगर आपने एचएनआरएनए बना भी दिया तो अब एचएनआरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट मत करो, स्प्लाइसिंग मत कराओ, इंट्रॉन्स की कटिंग मत करो। बट अगर लेट अस सपोज वो भी काम हो गया, तब मैंने कहा लेवल 3 क्या होगा, क्योंकि ये दोनों चाहे न्यू ट्रांसक्रिप्शन है चाहे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है, कहाँ चल रहे हैं, न्यूक्लियस। हमें बेसिकली इनको कहाँ मूव कराना है, साइटोप्लाज्म में, एमआरएनए, उसका ट्रांसपोर्ट रोकना, राइट। सो लेवल 3 इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में इनका ट्रांसपोर्ट नहीं होने दो, दैट इज वी हैव टू स्टॉप, राइट, ये हमने रोक दिया यहाँ। अब अगर ये काम भी आपने आगे चला दिया तो लेवल 4 इज सॉरी ट्रांसलेशन, कंट्रोल द ट्रांसलेशन स्टेप, ट्रांसलेशन मत होने दो, राइट, कि जो आपका एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनना है उसकी सिंथेसिस को स्टॉप कर दो। एंड फाइनली वी से मूव टू लेवल 5, राइट, कि अब लास्ट आप एक ही स्टेप कर सकते हो कि ट्रांसलेशन के बाद जो मॉडिफिकेशन है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो गोल्जी एपरेटस वगैरह में हो रही हैं, उनको स्टॉप कर दो, दैट इज पॉलीपेप्टाइड से जो प्रोटीन बनना है, स्टॉप दैट, फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनना। तो ये हमारे पास बचे आए टोटल 5 लेवल्स। नाउ टेल मी, इन पांचों में से बेस्ट लेवल ऑफ रेगुलेशन कौन सा होगा, विच इज द बेस्ट लेवल ऑफ रेगुलेशन आउट ऑफ दीज 5? कहाँ पर रोकना सबसे बेस्ट है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल, लेवल 1। तो लेवल 1 इज कॉल्ड एज द बेस्ट लेवल ऑफ रेगुलेशन, नहीं, क्योंकि अगर आपने यहाँ रोक दिया इसका मतलब आगे का सारा प्रोसेस आपने कंट्रोल कर लिया, राइट। सो वी हैव टू मेक इट रेगुलेटेड एट दिस पॉइंट, राइट, अंडरस्टूड हियर? So this is what we say as the regulation in eukaryotes. Because operons do not exist in eukaryotes, operons do not exist in eukaryotes except yeast. yeast को अगर छोड़ देते हैं तो operon जनरली हमारे पास eukaryotes में exist नहीं करते। That's why the regulation is stated by ब्रिटन डेविडसन जीन बैटरी मॉडल। एक मॉडल है ब्रिटन डेविडसन जीन बैटरी मॉडल। ये एक मॉडल है जिसे डिफाइन किया कि हमारे पास बेसिकली जो रेगुलेशन होता है, राइट, वो इस तरीके से ना होके, राइट, प्रोकैरियोट्स जैसा ना होके, यूकैरियोट्स में इन्वॉल्व 5 जीन्स, जो 5 जीन्स, ओपरॉन कितने जीन्स को इन्वॉल्व करते हैं,
हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट विद इन द ओपरॉन सिस्टम? 4. 4 जीन सेगमेंट्स लिए थे, रेगुलेटर था, ऑपरेटर था, प्रमोटर था और स्ट्रक्चरल जीन था, करेक्ट? ब्रिटन डेविडसन जीन बैटरी मॉडल में हम कहते हैं हमारे पास कितने जीन्स का नेटवर्क हम बनाएंगे? 5, राइट? सो 5 जीन्स आर गोइंग टू बी देयर इन दिस जीन बैटरी मॉडल. अब वो 5 जीन हमारे पास क्या क्या हैं, राइट? इफ यू विल सी देम देन वी गो फॉर दिस, राइट? बस 5 जीन के नाम याद करने बेटा, ज्यादा कोई डिटेलिंग नहीं. तो यहाँ तक क्लियर सबको? सबसे पहले Yes, ma'am. राइट? यस, साथ साथ नोट हो रहा है सबका? गुड, मैम राइट. हाँ जी बोलो. अगर फिर से एक्सप्लेन करना, ऑपरॉन क्यों नहीं यूकेरियोट्स में एग्जिस्ट करते हैं? ओपरॉन इज फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक बेटा, एंड यूकेरियोट्स हैव द मोनोसिस्ट्रॉनिक, यस मैम. राइट? तो इसी वजह से उसमें तो राइट, दैट्स व्हाई वी डिफाइन, फाइन, राइट? अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं इसमें, राइट? ब्रिटन डेविडसन, इसमें बेटा बस 5 जीन्स जो है ना, इनके नाम ध्यान रखने हैं, राइट? कि कौन कौन से हैं हमारे पास. तो फर्स्ट हमने यहाँ पर दिया प्रोड्यूसर, दैट इज पी जीन, राइट? देन वी से रिसेप्टर, R, activator, integrator, राइट? एक मिनट, यहाँ पर हम आते हैं एक्टिवेटर पे और यहाँ पर हम आते हैं सेंसर पे. सेंसर S, इंटीग्रेटर I, एक्टिवेटर A. नाउ अब हमने ये जो डिफाइन किया ना बेटा, राइट? ये क्या है? 5 जीन्स, राइट? वो स्टेट करते हैं. तो प्रोड्यूसर इज नन अदर देन स्ट्रक्चरल जीन. सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन को नेम नया दे दिया है, नेमिंग एज प्रोड्यूसर, which is responsible for the synthesis of मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA. मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA बनाना और उससे फाइनली किसकी सिंथेसिस करना? पॉलीपेप्टाइड. तो जो स्ट्रक्चरल जीन है वी नेम इट एज द प्रोड्यूसर. रिसेप्टर इज एन ऑपरेटर जीन. जो ऑपरेटर जीन था उसको रिसेप्टर का नाम दे दिया, बस नेम अलग दिए. सेंसर इज द प्रमोटर जीन. इंटीग्रेटर इज द रेगुलेटर जीन, जो या तो सिंथेसिस किसकी करेगा बच्चा? सिंथेसिस ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, या फिर कौन सा प्रोटीन बनाएगा? एक्टिवेटर प्रोटीन. और एक्टिवेटर ऑल्सो कॉल्ड एनहांसर साइलेंसर जीन, जो क्या करेगा? सिंथेसिस कराएगा एनहांसर प्रोटीन या साइलेंसर प्रोटीन. नाउ सी एवरीवन, ये हमारे पास 5 है बच्चे. प्रोड्यूसर जीन वो है जो प्रोडक्ट बनाता है, जिसके थ्रू हम ये कहेंगे कि हमारे पास प्रोटीन बनेगा, जिससे हमारे पास एंजाइम बनने वाला है, उसे हमने नाम दे दिया प्रोड्यूसर जीन. उससे पहले ऑपरेटर. ऑपरेटर वो जहां पर रिप्रेसर या एक्टिवेटर की बाइंडिंग होगी, तो ऑपरेटर जीन इज द सेम, राइट? विच इज द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिवेटर और रिप्रेसर प्रोटीन. एक्टिवेटर प्रोटीन बनाना है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाना है, उसकी बाइंडिंग साइट कौन है हमारे पास? ऑपरेटर जीन. प्रमोटर जीन जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ठीक है? रेगुलेटर जीन जो रिप्रेसर एक्टिवेटर बनाएगा. एनहांसर साइलेंसर एक एडिशनल है. ये हमारे पास एनहांसर साइलेंसर क्या करते हैं? एनहांसर साइलेंसर इज वर्क फॉर, एनहांसर का काम होता है एनहांस करना रेट. एनहांसर प्रोटीन बनाएगा, एनहांसर प्रोटीन इंटीग्रेटर से बाइंड करेगा और इंटीग्रेटर को कहेगा टू फॉर्म द एक्टिवेटर प्रोटीन, राइट? अगर एक्टिवेटर प्रोटीन बना तो एक्टिवेटर ऑपरेटर से, दैट इज रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और प्रमोटर पे, दैट इज सेंसर पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कराएगा.
ताकि स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन कर सके। मीनिंग समझ आया? नाउ टेल मी, अगर साइलेंसर है तो क्या होगा, बताओ फटाफट से। अगर साइलेंसर जीन है तो अब कैसे करूं? साइलेंसर जीन कौन से प्रोटीन को बनवाएगा? साइलेंसर प्रोटीन। साइलेंसर प्रोटीन इंटीग्रेटर से किसके सिंथेसिस कराएगा? रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर किस पे बाइंड करेगा? रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड करेगा? रिसेप्टर जीन, दैट इज ऑपरेटर जीन। और उसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड नहीं कर पाएगा? सेंसर जीन। और ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्शन होगा या बंद हो जाएगा? रुक जाएगा। समझ आया सबको पॉइंट? राइट, एवरीवन गॉट द कंसेप्ट? यस गाइस, क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज द जीन बैटरी मॉडल। कि जीन की बैटरी मीन्स या तो ट्रांसक्रिप्शन कराओ या ना कराओ, कम कराओ ज्यादा कराओ, ये सब कंट्रोल हमारे पास 5 सेट ऑफ जीन्स करेंगे। एनहांसर, साइलेंसर, पैकेज में एनहांसर साइलेंसर लिखा है एक्टिवेटर की जगह, इंटीग्रेटर, सेंसर, रिसेप्टर, प्रोड्यूसर। क्लियर यहां तक? कंप्लीटेड है बच्चों? राइट, so this is how we says in eukaryote gene battery Britton Davidson gene battery model work upon, ताकि हम ये पूरा प्रोसेस देख सके कि कैसे हमारे पास सिंथेसिस होती है। फाइन? Yes. Good. Right, so this is where we end up with the gene regulation. Right, gene regulation आपका यहाँ end होता है. Right, we are now moving to the HGP and DNA fingerprint. कंप्लीट है यहाँ तक? अच्छा, यूकैरियोट्स में ना 2 जीन्स के नाम है जो आपको मिल सकते हैं। एक तो आपने ऑन्कोजीन्स याद हो तो ज़ूलॉजी में पढ़ते हो। ऑन्कोजीन्स कौन से होते हैं? Which are called as cancer causing genes, but present in inactivated form। और इसकी inactivated form कौन सा है? Inactivated, हाँ बिल्कुल, proto-oncogenes। Inactivated form as proto-oncogenes। किसी भी म्यूटाजन की वजह से ये प्रोटो-ऑन्कोजीन हमारे पास किसमें कन्वर्ट होते हैं? ऑन्कोजीन्स में। एक जीन्स होते हैं विच आर कॉल्ड होमियोटिक जीन्स। ये हमारे में नहीं है, ड्रोसोफिला में। दे आर प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला, बिकॉज ड्रोसोफिला के बारे में मॉर्गन ने इतनी बात की है, इसलिए क्वेश्चन आ जाता है। राइट, दैट इज कॉल्ड होमियोटिक जीन्स। राइट, दे आर दी ऑर्गन ट्रांसफॉर्मेशन जीन्स। एक साइड पे एक ऑर्गन बनना है, लेकिन अगर दूसरा ऑर्गन बन गया तो उसे हम नाम देंगे ऑर्गन ट्रांसफॉर्मेशन जीन इन ड्रोसोफिला। सिर्फ ड्रोसोफिला में प्रेजेंट है ये, वहीं पर वर्क करेंगे। राइट, एंड उसी के साथ साथ होमियोटिक जीन्स आर अंडर रेगुलेशन बाय होमियोडोमेन प्रोटीन्स। ये एक स्पेशल प्रोटीन्स हैं, होमियोडोमेन प्रोटीन। होमियो बॉक्स के थ्रू बनते हैं, ये इतना डिटेल नहीं करना, बस होमियोडोमेन प्रोटीन। अगर होमियोडोमेन प्रोटीन प्रेजेंट है तो होमियोटिक जीन्स वर्क करेंगे, और जिस जगह पे टेल बननी थी उस जगह पे लेग्स बन जाएंगी, जहाँ लेग्स बननी थी वहाँ आर्म्स बन जाएंगी। राइट, तो दैट कैन बी पॉसिबल, जस्ट अ टाइप ऑफ अ म्यूटेशन। एक म्यूटेशन का टाइप है विच इज कॉल्ड एज होमियोटिक जीन्स। फाइन? Right, so this is all about the whole oncogenes and homeotic genes. Understood till here? Yes, ma'am. Right, good. Now moving to the next part, bache, HGP and DNA fingerprint. So let's begin with the human genome project. राइट, वन टॉपिक ऑफ द चैप्टर जो आपको एग्जैक्टली याद करना है, एग्जाम में आता है। राइट, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं करना है इसमें। मैं खुद एनसीईआरटी ही पढ़ाने वाली हूँ इसमें आपको। राइट, अब कैसे है ये, क्या है ये, तो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। राइट, सो स्टार्ट करें। रेडी एवरीवन? ओके गाइस, नाउ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट, वन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 13 साल तक चला, 13 ईयर प्रोजेक्ट।
right, which is being coordinated by US Department of Energy and National Health Institute of Health US ने basically ये control किया project, right, और it's one of the mega project which is working on, जो actually काम किस पे कर रहा था कि हमें complete mapping करनी है, we have to go for complete mapping of human genome. ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट मैपिंग जहां पर स्टडी करनी है ऑफ ऑल द जीन्स, जितने भी जीन्स हैं, देयर बेस पेयर, उनके जितने बेस पेयर्स हैं, उन सब के बारे में, देयर फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस हैं जीन के, उन सब के बारे में हमें पढ़ना है, पूरे ह्यूमन जीनोम की मैपिंग करनी है. दैट इज व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग स्टार्टेड, राइट. ये लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट, राइट, 1990 में, राइट, और 13 साल तक ये प्रोजेक्ट चला, राइट. अ वेरी लॉन्ग प्रोजेक्ट, लॉन्ग टेन्योर प्रोजेक्ट था. बहुत अच्छी खासी फंडिंग भी इन्वेस्ट हुई इस प्रोजेक्ट में, राइट, जिसकी वजह से आफ्टर 6 years बेसिकली यूएस क्विट द प्रोजेक्ट, राइट, बिकॉज इतनी फंडिंग हो चुकी थी और रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहे थे पूरे. तो उस टाइम पे यूके के वेलकम ट्रस्ट ने, राइट, ज्वाइन किया एज अ मेजर पार्टनर. जो यूएस पूरा 100% कंट्रोल कर रहा था, वेलकम ट्रस्ट इज कंट्रोलिंग 62% and rest of the part is controlled by US along with Japan, France, Germany, China and others, right, where India is not the part of the HGP, right. HGP एक ऐसा ओवरऑल प्रोजेक्ट जो वापस अभी शुरू हुआ 3 साल पहले, राइट, फिर से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें HGP प्रोजेक्ट 1 से, पार्ट 1 से जो फाइंडिंग मिली वो बहुत थोड़ी हैरान करने वाली थी हमारे लिए, तो उसके लिए और उसकी रिसर्च करनी ज़रूरी थी. दैट्स व्हाई इट स्टार्टेड 3 years बैक अगेन, राइट. तो अब हमने यहाँ पर कहा कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके मेन जो प्रोजेक्ट मेगा हम कह रहे हैं, मेगा वर्ड यूज़ कर रहे हैं बेटा, राइट, वो क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो थी $9 billion, राइट. एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने की कॉस्ट ही हमारे पास $3 की है, राइट, $3 एक बेस को, और ह्यूमन के अंदर 6.6 to 10⁹ बेस पेयर्स है. इतने बेसिस को हमें करना था, राइट. फिर उसके बाद बेस पेयर्स बहुत ज़्यादा थे. अब ये बेस पेयर्स जो लिखे गए हैं ना, ये जीनोम के लिखे गए हैं. याद रखना, आप अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हो तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कितने जीनोम की कॉपीज हैं? 2, राइट. सो वी हैव द 2 units ऑफ द जीनोम. अब एक को कर लोगे तो दूसरे में ऑब्वियसली सेम ही है इन्फॉर्मेशन, राइट. दैट्स वाई, क्योंकि उसकी कॉपी ही बनाते हैं हम. इसी वजह से हमने यहाँ पर कहा 3 to 10⁹ बेस पेयर्स इस जीनोम के हमने स्टडी किए. बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस एंड सपोर्टिंग स्टाफ्स वर बीइंग रिक्वायर्ड. एंड एक्चुअली पॉइंट ये था कि जो इन्फॉर्मेशन आप गेन कर रहे हो, जो आपको डेटा मिल रहा है, उसको आप रिटन लैंग्वेज में नोटबुक्स में लिख के सेव नहीं कर सकते. आप अगर खुद भी सोचो बेटा, 3 to 10⁹ बेस पेयर्स को यू कैन नॉट सेव इट एज अ वर्ड बाय वर्ड की ATGC सीक्वेंस है, हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा. मीन्स यू हैव टू स्टोर इट इन अ डेटाबेस. आपको उसको एक पूरे डेटाबेस में स्टोर करना है, जो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हो सकता है. तो HGP की वजह से 1990 से 2003 की जो ये स्टडी थी, इस स्टडी के बीच में ही, राइट, एक कंप्लीट एक नई फील्ड बायो की अराइज हुई, which is called bioinformatics, right. And bioinformatics is computer programming plus biology. मतलब जो लोग C++, जावा, इन सब में बहुत अच्छे से, राइट, नॉलेज हैं, राइट, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को अप्लाई करते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस पे, एंड फिर उसके बाद पूरी स्टडी करते हैं, एंड दैट स्टडी इज कॉल्ड एज बायोइन्फॉर्मेटिक्स. एंड दिस इज़ द न्यू फील्ड विच स्टार्टेड. यूएस में बहुत बूम है इसका, इसके बहुत कोर्सेज हैं, बीटेक होती है इसमें, एमटेक होती है इसमें, राइट. इंडिया में हाँ स्कोप उसका इतना कम है, क्योंकि इंडिया HGP का पार्ट नहीं था, तो दे डोंट हैव द ग्राउंड्स फॉर दैट, राइट. लेकिन हाँ पार्ट कम है, बट स्टिल इट्स वन ऑफ द अप्रोचिंग फील्ड इन द कमिंग नंबर ऑफ ईयर्स, राइट. सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स, राइट, जिसमें आज हम यही देख रहे हैं कि अगर आपने किसी भी ह्यूमन के फंक्शन को पढ़ना है, तो उसको पढ़ने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज नाउ गोइंग टू बी द मस्ट. जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग गेम्स बनाने के लिए यूज़ की जा रही है, राइट, वैसे ही हम कह रहे हैं आज के टाइम में ये बायोलॉजी में भी यूज़ हम कर रहे हैं, राइट. सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द वन जो एक्चुअली एक नई फील्ड इन्होंने डेवलप की. तो इसके लिए सिर्फ साइंटिस्ट को हायर नहीं करना था, वी हैव टू हायर द कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ऑल्सो, राइट. बहुत अच्छे हाई ग्राउंड पे नॉलेजेबल पर्सन्स चाहिए थे, राइट, ताकि वो इसको अप्लाई कर सकें. मीनिंग समझ आया सबको?
क्लियर हुआ पॉइंट, राइट? सो दिस इज व्हाई एचजीपी इज कंसिडर्ड टू बी अ मेगा प्रोजेक्ट। क्लियर एवरीवन, राइट? उसी के बाद फिर हमने कहा कि एचजीपी के गोल्स क्या थे, राइट? व्हाट आर द फाइनल गोल्स ऑफ द एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या फाइनल गोल्स थे? तो गोल्स थे हमें टोटल इतने जीन्स जो हैं, जो 30,000 से कम जीन्स हैं ह्यूमन डीएनए के अंदर, वो सारे जीन्स का सीक्वेंस पता करना था, हर एक जीन का। डीएनए पे जितने बेसेस हैं सबको पता करना था, एक एक बेस की पोजीशन मुझे पता करनी थी। ओके, दिस इज द बेस, दिस इज लोकेटेड ओवर हियर, दिस इज हेयर, राइट? पूरा मुझे एग्जैक्टली उसको नोटिफाई करना था, उस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करना था। फिर उसके बाद ईएलएसआई एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज को भी बैलेंस करना था, राइट? कोई भी चीज ऐसी नहीं करनी थी जो एथिक्स के अगेंस्ट जाके हो, जो लीगल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाके हो, राइट? सोशल वैल्यूज को फॉलो ना करे, राइट? ऐसा कुछ नहीं करना था। बायो इन्फॉर्मेटिक्स को अप्लाई करना था, right? Close association with the rapid development of new area in the biology, and plus हमें एचजीपी का ध्यान कहाँ से आया, क्योंकि एचजीपी से पहले बहुत सारे नॉन ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया जा चुका है। वी हैव ऑलरेडी सीक्वेंस्ड नॉन ह्यूमन जीनोम, हम सीक्वेंस कर चुके हैं, राइट? इकोलाई का हमें पूरा पता है, यीस्ट का हमें पता है, ड्रोसोफिला के बारे में पता है, राइस के बारे में पता है, राइट? हाँ जी माँ। Yes everyone. ओके, सो ये आपको ना बच्चे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के ध्यान रखने हैं, राइट? जो मार्क किया मैंने, इकोलाई, यीस्ट, ड्रोसोफिला एंड राइस, राइट? क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले गोल्स क्लियर हो गए एचजीपी के अच्छे से? यस मैम। डन है, Yes, राइट? ma'am. ओके, मैम हाँ जी। मैम इन्हें सीक्वेंसिंग वगैरह करके फिर क्या मिला, मतलब? वही तो फाइंड करेंगे ना अभी, वेट, आने वाले हैं अभी उससे, राइट? तो अब हमारे पास था कि क्या क्या, किस हिसाब से और क्या मेथड्स यूज किए गए, राइट? एचजीपी को परफॉर्म करने के लिए। तो हमने दो टेक्निक्स यूज की थी, ईएसटी मैपिंग एंड सीक्वेंस एनोटेशन, राइट? ईएसटी मैपिंग का मतलब ये था कि आपने कंप्लीट डीएनए में से, फ्रॉम कंप्लीट डीएनए यू हैव टू सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस करने हैं ओनली दैट जीन्स विच कैन कोड फॉर, जो कोड किसके लिए कर सकते हैं? आरएनए, राइट? तो उन जीन्स को सीक्वेंस करना है जो आरएनए के लिए कोड कर सकते हैं, राइट? इसका मतलब कौन से जीन्स को सीक्वेंस करना है आपने? ओनली कोडिंग जीन्स, राइट? क्योंकि सारे जीन्स तो आरएनए को नहीं, सारे जीन्स तो आरएनए नहीं बनाते, सारे जीन्स एक्सप्रेस नहीं करते। तो जो जीन्स एक्सप्रेस करते हैं उनके बारे में पता करना, दिस इज कॉल्ड ईएसटी मैपिंग। क्या कहते हैं हम इसको?
EST मैपिंग. मीनिंग समझ आया सबसे पहली टेक्निक का, राइट? So first technique is only focused on identifying all the genes that will express as RNA, जो RNA की तरह express करते हैं, right? सेकेंड मेथड आता है पूरे जीनोम को पता करना, होल सेट ऑफ जीनोम को पता करना, जिसमें सारे कोडिंग, नॉन कोडिंग, हर टाइप के जीन्स प्रेजेंट हैं. देयर इज प्रेजेंस ऑफ एवरी टाइप ऑफ जीन पॉसिबल. हर टाइप का जीन है उसके अंदर, राइट? ऑल द कोडिंग, ऑल द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, और फिर उसी में डिफरेंट रीजन्स को सीक्वेंस में फंक्शन के साथ असाइन भी करना है कि ये हमारे पास सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में जीन 1 फंक्शनल है, जीन 2 नहीं है, जीन 3 फंक्शनल है, जीन 4 फंक्शनल है, जीन 5 नहीं है. इस तरीके से हमें उसको असाइन भी करना है. वी हैव टू असाइन इट, राइट? तो हमारे पास दो मेथड हो गए, एक EST मैपिंग और दूसरा मेथड हो गया हमारे पास सीक्वेंस एनोटेशन, राइट? तो अब हमने यहाँ पर कहा EST मैपिंग, सीक्वेंस एनोटेशन. इसमें सीक्वेंस एनोटेशन में कैसे किया उसके स्टेप्स अब आपको मैं बताऊँ, राइट? डिटेल नहीं ज्यादा, लेकिन थोड़े बहुत स्टेप सीक्वेंस एनोटेशन. क्लियर? नाउ सीक्वेंस एनोटेशन मेथड जो है हमारे पास, इसमें जो हमने स्टेप्स लिए हैं, दैट स्टेप्स आर, सबसे पहले आपने क्या किया? DNA आइसोलेशन. द फर्स्ट थिंग यू गो फॉर आइसोलेशन ऑफ DNA को आइसोलेट किया. DNA को आइसोलेट करने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया. दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंटेशन. अच्छा, अब बताओ, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंटेशन दैट इज fragmentation of DNA in small pieces. किसके थ्रू करोगे उसको? थ्रू restriction endonuclease enzyme. Is it fine? endonuclease enzyme यूज करते हैं, याद है सबको बायोटेक के अंदर? Yes, ma'am. यस मैम. तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया आपने, उसको फ्रैगमेंट कर लिया. अब इन फ्रैगमेंट को हम सीक्वेंस करेंगे, राइट? वी आर जस्ट सीक्वेंसिंग दीज फ्रैगमेंट्स नाउ. और इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे? एम्प्लीफिकेशन ऑफ द फ्रैगमेंट्स. एम्प्लीफिकेशन का मतलब जो एक फ्रैगमेंट बनाई है उसकी नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ाएंगे. तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स. अब DNA फ्रैगमेंट्स का अगर हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं, उसे एम्प्लीफाई कर रहे हैं, उसके नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, राइट? अगर मैं उसको एम्प्लीफाई कर रही हूँ, उसके नंबर्स को बढ़ा रही हूँ, तो कैसे बढ़ाएंगे हम उसके नंबर्स को? दैट इज द DNA क्लोनिंग मेथड. और अब ये थोड़ा सा बायोटेक इसमें इन्वॉल्व होगा, जो थोड़ा बायोटेक आपको इसमें ध्यान होना चाहिए कि DNA क्लोनिंग मेथड हम कैसे करते हैं. तो हमने क्या किया बच्चा? PCR इज इन विट्रो मेथड. वी विल डू इन विवो मेथड. इन विवो का मतलब विद इन दी बैक्टीरिया और यीस्ट में हम इसको डालेंगे. तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट ह्यूमन DNA फ्रैगमेंट इन प्लाज्मिड. याद है सबको? वेक्टर में इंटीग्रेट करते हैं. Yes. और वो वेक्टर अभी हम लेके चलेंगे बैक और यैक. क्या होता है बैक और यैक? बैक इज द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट इज द यैक इज द यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, राइट? तो हमने इन दो में से किसी एक में आप डाल सकते हो वेक्टर को. वेक्टर में आप ह्यूमन फ्रैगमेंट डालोगे. डालने के बाद वेक्टर कैसा बन जाएगा? कैन आई से वेक्टर इज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर? वेक्टर रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा हमारे पास. अब अगर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को किस में डाल दोगे? इंसर्ट इन होस्ट. होस्ट कौन सा होगा आपका? या तो बैक्टीरिया या फिर यीस्ट, राइट? सो वी से इंसर्ट ह्यूमन DNA फ्रैगमेंट इन द वेक्टर. वेक्टर कैसा हो गया? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर. रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को आपने, राइट, जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना उसको इंसर्ट किस में कर दिया? होस्ट के अंदर, राइट? तो इंसर्ट इन होस्ट. होस्ट में अगर इसको डाल दिया तो होस्ट में डालने के बाद अब क्या करेंगे हम इसको? राइट, यहाँ पर रेप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर रेप्लिकेट करेगा इन होस्ट, लीडिंग टू किसका रेप्लिकेशन हो जाएगा? DNA फ्रैगमेंट्स. क्योंकि वेक्टर के अंदर DNA फ्रैगमेंट ही तो है, DNA फ्रैगमेंट. और फिर अब उसके बाद जब बढ़ गए नंबर तो फाइनली आइसोलेशन कर लेंगे किसका? DNA फ्रैगमेंट. आइसोलेशन ऑफ DNA
इज दिस पॉइंट क्लियर? मैम हाँ जी, मैम बैक और ये है कि एक बार हम बेसिकली है क्या ये प्लाज्मिड्स है बच्चे, दे आर द मतलब बैक्टीरिया प्लाज्मिड्स। के अंदर जो प्लाज्मिड है उनको कह रहे हैं हम बैक। हाँ, बैक्टीरिया के जो हम आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाते हैं, बायोटेक में पढ़ा नहीं आपने PBr 322, जो बैक्टीरिया आप खुद यस मैम। डेवलप करते हो लैब में, तो ये लैब में डेवलप किए हुए प्लाज्मिड्स हैं, राइट, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स हैं, जिसके अंदर आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, दैट इज DNA फ्रेगमेंट को डालोगे, राइट, और उसी के साथ राइट DNA फ्रेगमेंट को डालने के बाद आपको राइट उसे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का नाम दोगे, और फिर उस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को राइट हम होस्ट में इंसर्ट करेंगे, फिर हम वेक्टर को होस्ट में रेप्लिकेट कराएंगे, राइट, वो रेप्लिकेट करेगा ही ऑलरेडी होस्ट के अंदर, और फिर जब नंबर्स बढ़ जाएंगे DNA फ्रेगमेंट के तो आप उसे आइसोलेट कर लोगे। तो आर नॉट डूइंग द PCR आप नहीं कर रहे, जो PCR करता था नंबर्स बढ़ाने का, वो काम यहाँ पर होस्ट के अंदर हुआ। दिस बीइंग डूइंग इन द होस्ट, वी आर डूइंग इट इन द होस्ट। मीनिंग समझ आया? राइट, अब जो हमने क्लोनिंग कर ली, मींस अब क्लोनिंग बताओ की क्यों की? अगर मान लो बेटा मैंने बहुत सारा, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ, एक बचपन में ध्यान हो तो एक पजल गेम खेलते थे, जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स को ज्वाइन करते थे एंड वी मेक अ पजल, ब्लॉक्स को ज्वाइन करके एक पूरी पजल बनाते थे, राइट, गेम खेली है Yes, सबने, ma'am. राइट। तो अब वो जो गेम खेल रहे हैं हम, जिसमें हम पूरे पजल में ब्लॉक्स को ज्वाइन करके पूरा पजल बना रहे हैं, राइट, तो वो पजल बनाते टाइम व्हाट वी विल डू, अगर मान लो कोई एक उसका पीस खो जाए तो क्या आप पजल को कंप्लीट कर सकते हो? कभी नहीं। सेम उस तरीके से अगर मैं यहाँ पर ह्यूमन DNA को छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ, वो छोटे छोटे पीसेस जो मेरे पास कट होंगे, राइट, अब उसमें से कट पीस में से लेटर सपोज कोई एक पीस खो जाए तो आपकी सारी मेहनत खराब ना, आपको फिर से ह्यूमन DNA आइसोलेट करके कट करना पड़ेगा, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करना वैसे इतना कॉस्टली प्रोसेस है, हाउ कैन वी कैन अफोर्ड इट, हम उसे अफोर्ड कैसे करेंगे कि भाई हम इतने ज्यादा फ्रेगमेंट्स को बना भी लें आराम से, राइट। तो अब अगर हम वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब व्हाट टू बी डन, तो हमने इसीलिए पहले ही उसकी कॉपीज ज्यादा कर ली, इसी वजह से हमने एम्पलीफिकेशन किया। मीनिंग समझ आया DNA क्लोनिंग का? राइट, दिस इज व्हाई वी हैव डन द DNA क्लोनिंग, दिस इज व्हाई वी आर डूइंग द एम्पलीफिकेशन। मीनिंग क्लियर? यस गाइस, डन। अब एम्पलीफिकेशन करने के बाद आपने फोर्थ स्टेप क्या करना है? सीक्वेंसिंग। ये आपको पढ़ना नहीं करते कैसे, बट सीक्वेंसिंग ऑफ DNA फ्रैगमेंट्स की सीक्वेंसिंग की by method which is called Sanger sequencing method. Sequencing method है हमारे पास, जिसे हम नाम देते हैं Sanger sequencing method. Right, तो Sanger sequencing method को यूज करके we can sequence the DNA fragments. हम DNA fragments को sequence कर सकते हैं। अब जब DNA fragments को आपने sequence कर लिया, तो वही sequence DNA fragments को अब आप क्या करोगे, जो fragments आपकी sequence हो चुकी हैं उनको अब हम ज्वाइन करेंगे, जो छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स है ना, तो फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन भी करना पड़ेगा। ज्वाइन द फ्रैगमेंट्स बाय स्टडिंग ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस। कैसे? अब आपने मान लो आपने पजल को आइडेंटिफाई कर लिया, सीक्वेंस को जान लिया, मतलब पजल को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप पजल के ब्लॉक्स को ज्वाइन कैसे करते हो? क्या उनकी ज्वाइनिंग ऐसी होती है कि पजल का एक जो एंड होता है, राइट, एक ब्लॉक का जो एंड होता है वो दूसरे ब्लॉक का स्टार्ट होता है, उसके बेसिस पे ज्वाइन करते हो? यस गाइस, ऐसे ही करते थे ना। तो सेम उसी तरीके से हमने जो फ्रैगमेंट्स है, जो एक फ्रैगमेंट का एंड होगा वो दूसरे फ्रैगमेंट का स्टार्ट होगा, उसके बेसिस पे मैंने फ्रैगमेंट्स को पहचाना और उनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। जब मैंने ज्वाइनिंग शुरू की, राइट, ज्वाइनिंग करने के बाद फाइनली मेरे पास क्या आ गया? कंप्लीट सीक्वेंस। अब उस कंप्लीट सीक्वेंस में मैंने असाइन कर दिया, असाइन द जीन्स, और जीन्स को असाइन करना इज कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन। इस मेथड को नाम दिया सीक्वेंस एनोटेशन। और जब सीक्वेंस एनोटेशन कर दिया तो फाइनली मैंने इसे क्या कर दिया? स्टोर इन दी डेटाबेस, डेटाबेस में इसको स्टोर कर। कंप्लीट यहाँ तक पॉइंट अंडरस्टूड? मैम क्रोमोसोम्स के ऊपर मैम जीन्स कैसे पता चलता है मैम कितने जीन्स प्रेजेंट हैं? वो सीक्वेंस एनोटेशन पे पता करते हैं, वो भी मेथड्स हैं। क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं हम, क्रोमोसोम को पूरा ओपन अप किया जाता है, DNA फ्रेगमेंट निकाले जाते हैं उसमें से,
फिर आपको पता चलता है इंडिविजुअल। एक्सक्यूज मी ठीक है, मैम। हाँ जी। मैम एम्पलीफिकेशन का आपने क्या बताया, क्या बेनिफिट है एम्पलीफिकेशन से? जैसे हम नंबर ऑफ कॉपीज बस बढ़ा रहे हैं ना, तो उससे क्या हो रहा है हाँ, फिर? तो अगर एक कॉपी खो भी गई तो आपके पास उसकी एक्स्ट्रा कॉपीज तो है ही नहीं। यू डोंट हैव टू गो फॉर द फर्स्ट स्टेप, स्टार्टिंग से फिर से रिपीट नहीं करना पड़ेगा प्रोसेस। आपने पहले ही अपने ओके, पास मतलब एक एडिशनल सेफ कॉपीज साइड रखी। के लिए हम बना के रख रहे हैं बहुत सारी कॉपीज, एग्जैक्ट बस यही है। हाँ, ओके ओके। ठीक है, एवरीवन कंप्लीट विद द प्रोसेस। समझ आया सबको कैसे कैसे हमने किया है? राइट, सो उसी को देखो, हमने कहा फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम सेल इज आइसोलेटेड, कन्वर्टेड इनटू द रैंडम फ्रैगमेंट्स ऑफ स्मॉलर साइज, छोटे छोटे साइज के आपने फ्रैगमेंट्स में कट कर दिया, क्लोन्ड इन द सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर। The cloning result in amplification of each piece of the DNA fragment so that it can be sequenced, and that vectors are back and host are bacteria and yeast। क्वेश्चन यही याद करना, वेक्टर के ऊपर और होस्ट के ऊपर जो हमने यूज किया, तो जो मैंने प्रोसेस लिखा है वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पर। राइट, उसके बाद द फ्रैगमेंट्स आर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस यूजिंग द मेथड ऑफ फ्रेडरिक सैंगर, दैट इज सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड। राइट, द सीक्वेंस आर देन अरेंज ऑन ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट इन देम, और फिर उसके बाद फाइनली कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम को आपने डिफाइन किया, अलाइन किया सीक्वेंसेस को, एनोटेट करके हर एक क्रोमोसोम पे उसको असाइन कर दिया कि इस क्रोमोसोम पे ये जीन है, इस क्रोमोसोम पे ये जीन है। वो क्रोमोसोमल स्टडी बाद में लगाते हैं, उसके बेसिस पे करते हैं। ये जो मेथड अभी हमने पढ़ लिया है, टोटल 13 साल लगे करने में। इट्स अ वेरी बिग मेथड, इट्स नॉट अ स्मॉल मेथड टू बी डन। इसमें से मेन स्टेप जो आपके सबसे मेन है इसमें, वो स्टेप हमारे पास फोर्थ है, फिफ्थ है। राइट, सबसे बड़े बड़े स्टेप है फोर्थ, फिफ्थ, और फिर सीक्वेंस एनोटेशन करना, उससे बड़ा कि हर क्रोमोसोम पे फाइंड करना कि कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पे। राइट, बहुत सारे इसके अंदर मेथड्स, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं। राइट, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर 1 का पूरा सीक्वेंस 2006 में हमें मिला। राइट, सबसे पहले हमने उल्टा शुरू किया था, क्रोमोसोम Y को सबसे पहले सीक्वेंस किया था और क्रोमोसोम 1 को सबसे एंड में सीक्वेंस किया था। राइट, कंप्लीट यहाँ तक। राइट, सो तभी हमने कहा सैंगर इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग, ये एक एप्लीकेशन है बेटा, दिस इज द एप्लीकेशन, अनदर एप्लीकेशन ऑफ सैंगर सीक्वेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ सैंगर सीक्वेंसिंग, कि अगर जैसे आप डीएनए के सीक्वेंस को पता कर रहे हो ना, वैसे आप प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को भी पता कर सकते हो बाय यूजिंग दिस सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट अच्छे से? Yes, ma'am. So this is what we will define as the whole human genome project and methodology. Fine. अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट है, ये तो आपको नहीं करना। फाइनल फीचर्स क्या है ह्यूमन जीनोम के? फाइनल फीचर्स है, बहुत ध्यान से, जो फाइनल हमारे पास आउटकम आए, आउटकम जो अब हमारे पास आए इसके, क्योंकि अब हमें यही जो पता करना है इसमें, वी गेट टू नो कि इसके पास इतने मिलियन, ह्यूमन जीनोम के पास इतने बेसिस हैं, और हर एक जीन के पास कम से कम एवरेज जो बेसिस हैं वो 3000 बेसिस हर एक जीन के पास प्रेजेंट है। साइज जीन का वेरी करता है, 2.4 मिलियन बेसिस से लेके 14 बेसिस तक के जीन भी प्रेजेंट है। तो आपको याद रखना है, सबसे छोटा जीन हमारे पास है TDF जीन, जो वाई क्रोमोसोम पे, जिसमें सिर्फ 14 बेसिस हैं। सबसे बड़ा जीन है डिस्ट्रोफिन जीन, जो डिस्ट्रॉफी कॉज कर रहा था। राइट, 2.4 बिलियन बेसिस है उसके पास। राइट, सबसे बड़ा जीन है ये। एवरेज अगर लगाया जाए तो 3000 बेसिस आपको मेजॉरिटी जीन्स के अंदर मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ जीन्स 30,000 से भी कम है। राइट, पहले माना गया था, जब बेसिस इतने पता लग रहे थे तो हमें लगा 80-90 हज़ार होंगे इसके अंदर जीन। राइट, लेकिन नहीं मिला ऐसा हमें। और उसके बाद 99, सबसे मेन पॉइंट, 99.9% ऑफ बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। हाँ, सारे होमोसेपियंस के अंदर, पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में, हर एक में, हम सब में 99.9% बेसिस सेम है, न्यूक्लियोटाइड सेम। Right, we have similar 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस exactly same present है। राइट, सिर्फ डिफरेंस लाई करता है 0.1% का, 0.1% के डिफरेंस की वजह से हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं। राइट, अदरवाइज 99.9% बिल्कुल सेम है। वो 0.1% क्या है वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाऊंगी उसमें। राइट, फंक्शंस अभी तक हमें से 50% का भी नहीं पता, 50 से भी कम का हमें फंक्शन पता है, बाकी के फंक्शन भी नहीं पता। राइट, 2% से कम जीनोम है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। दिस इज द पॉइंट जिसकी वजह से एचजीपी फिर से स्टार्ट हुआ। पूरे जीनोम को पढ़ने के बाद ये पता चला कि 2% से भी कम प्रोटीन दे रहा है, 98% से भी ज्यादा क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। व्हाट मोर देन 98% इज डूइंग, आई डोंट नो।
राइट, मैं नहीं जानती, राइट, ये हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क था। फाइन, रिपीटेड सीक्वेंस, ये नेक्स्ट टाइम में जब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तब दोनों चीजें बताऊंगी। फिर क्रोमोसोम नंबर 1 के पास सबसे ज्यादा जीन्स है, क्रोमोसोम नंबर Y के पास सबसे कम जीन्स है, फ्यूएस्ट, सबसे कम जीन्स है, राइट, और ये भी फिर नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी, राइट। यहाँ तक सबसे पहले पॉइंट समझ आए, फाइंडिंग क्लियर हुई, क्या क्या फाइंडिंग्स है हमारे पास? मैम Yes, ये ma'am. जो एचजीपी दोबारा स्टार्ट किया है, वो बस इसी वजह इसका से ना ये बेटा, पर्पस है। वो इसी वजह से, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव कि हमारे पास 2% से भी जीनोम प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, इसका मतलब 98% के इंट्रॉन्स हैं, और अगर हैं भी तो वो क्या कर रहे हैं काम, हमें अभी फंक्शन से 50% का भी नहीं पता, तो बाकी के 50% क्या कर रहे हैं वो भी नहीं पता हमें, तो ये दोनों चीजें पता करने, दिस इज अ मेजर थिंग टू बी फाइंड आउट। समझ मैम आया फिर पॉइंट? पता लगने के बाद तो फिर कुछ क्या होगा, मतलब हमें ये पता चल जाएगा ना कौन सा जीन है, कौन क्या काम कर रहा है वो। अब किसी पर्सन में अगर उस जीन से रिलेटेड कोई डिसीज है तो वी गेट टू नो कि इसको ठीक कैसे करना है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, आज हमें क्यों हमने गोल्डन राइस बना पाए, क्योंकि राइस का जीनोम पता था हमें, तो हमें पता था राइस में अगर आप ये जीन को एक्टिवेट कर दोगे तो इसमें ज्यादा विटामिन ए बन पाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग आप लगा पाए उसके अंदर। ह्यूमन के बारे में आपको अभी ऐसा कुछ भी नहीं पता है, तो जो कैंसर जैसी डिसीजेज हैं, एड्स जैसी डिसीज हैं, जो बड़ी बड़ी डिसीज जिसकी कोई भी हमारे पास अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है, वो फाइंड हो सकते हैं। ओके मैम, ओके। ठीक है ना, राइट, पॉइंट क्लियर सबको यहाँ तक, राइट। सो अब रिपीटिव सीक्वेंसेस क्या है और कैसे 0.1% के बेसिस पे हम डिफर करते हैं एक दूसरे से, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द कमिंग क्लास। फाइन, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर सबको अच्छे से? यस मैम। Yes, मैम ma'am. तो जो दोबारा स्टार्ट करा है जीपी अभी चल ही रहा है? हाँ, अभी तो चलेगा, अभी तो बेसिकली न्यूज में भी नहीं है इतना ज्यादा, जब स्टार्ट हुआ था तभी, बिकॉज उसके रिजल्ट जब आते हैं तभी वो न्यूज में आएगा, राइट। यस मैम। Okay everyone, so this is what we studied till today, right। अब आपका टास्क है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो बचा हुआ पार्ट है हमारे पास, राइट, 1 hour का पोर्शन है, दैट वी विल डू इन द कमिंग सेशन, राइट। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट वी आर गोइंग टू डू फॉर स्ट्रैटेजी से स्टार्ट कर देंगे, राइट, इन द कमिंग क्लास, दैट इज ऑन थर्सडे। फाइन, Yes, कंप्लीट यहाँ तक पॉइंट? ओके गाइस, सो दिस इज वेयर वाइंडिंग अप द सेशन फॉर टुडे, राइट। आई विल शेयर द नोट्स मैम आफ्टर। मैम एक सेल चैप्टर का डाउट था मैम, छोटा सा। मैम बोलो बोलो बच्चे बोलो, ये किसी की आवाज आ रही है पीछे से, किसी का माइक मैम ऑन है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जब मैम पढ़ा रहे थे आप, तो उसमें था ना कि वो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, हम्म। एक का प्रोडक्ट